नमस्कार। आज मैं आपके सामने संस्कृत व्याकरण और हिंदी व्याकरण के विषय में जो संधि विषय चलता है उसके विषय में अपने चर्चा करेंगे। संधि जो व्याकरण पे होती है उसमें संस्कृत में संधि का मतलब होता है मेल अथवा जोड़, अर्थात दो या दो से अधिक निकटवर्ती वर्णों मतलब पास में जो वर्ण होते हैं उनका आपस में जो मेल होता है और उस मेल से जो विकार उत्पन्न होते हैं या कह सकते हैं परिवर्तन, उसे संधि कहते हैं। उसमें ध्वनि भी हो सकती है या वर्ण भी हो सकते हैं। शब्द जो होते हैं शब्दों के मेल को समास कहते हैं, लेकिन संधि में वर्णों का मेल होता है। वर्ण के मेल से कोई नया वर्ण उत्पन्न होगा या कोई वर्ण हटेगा, उसके स्थान पर कोई दूसरा वर्ण आएगा इत्यादि। संधि मुख्यतः तीन प्रकार की होती है: स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, नंबर 3 विसर्ग संधि। सबसे पहले हम स्वर संधि के बारे में आज चर्चा करेंगे। स्वर संधि मतलब स्वर वर्ण, जहां दो या दो से अधिक, कम से कम 2 वर्ण होने चाहिए और अत्यधिक 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। 2 या 2 से अधिक स्वरों का जो मेल होता है, जैसे ए, आ, ई, उ, री इत्यादि, इनके मेल से उत्पन्न होने वाले जो परिवर्तन है, इसमें जो चेंजेज आते हैं, जैसे अ और ई मिलकर ए बन जाते हैं या आ और अ मिलकर आ बन जाता है, या किसी वर्ण के स्थान पर कोई दूसरा वर्ण आ गया ई के स्थान पर यह, तो वो स्वर संधि कहलाती है। स्वर संधि में मुख्यतः इसके 5 भेद माने गए हैं। नंबर 1 दीर्घ संधि, नंबर 2 यण संधि, नंबर 3 गुण संधि, नंबर 4 वृद्धि संधि, नंबर 5 अयादि संधि। स्वर संधि का जो पहला भेद है वह दीर्घ संधि। दीर्घ मतलब होता है बड़ा, इसका नाम ही मतलब दीर्घ। इससे हमें पता चलेगा कि जो भी वर्ण आएंगे वो स्वर के बड़े आएंगे। मतलब या तो वर्ण आएगा आ, या बड़ी ई, या बड़ा उ, या बड़ी री। शब्द के मध्य में जहां संधि विच्छेद होगा वहां मध्य में यही वर्ण आएंगे। जैसे एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। पहला उदाहरण है शिवालय है। क्या आपने लिखा, अब इसका संधि विच्छेद करना है, तो इसका संधि विच्छेद में देखना शब्द के मध्य में, क्योंकि संधि में संधि विच्छेद करेंगे तो हमेशा ध्यान रखना प्रथम शब्द के अंत में जो स्वर होगा, चाहे ए हो चाहे आ हो, और द्वितीय शब्द के प्रारंभ में मतलब दूसरे शब्द के शुरू में भी समान स्वर होना चाहिए। बड़ा हो या छोटा इससे कोई मतलब नहीं है, ए हो या अथवा आ हो। शिवालय मतलब मध्य में अपने शिव प्लस आलय। अब अपनी जो स्थिति रहेगी यहां अपने को देखना है। प्लस से पहले व में किसकी मात्रा है? अ की, ए स्वर है, और प्लस के बाद में कौन सा है? आ। अब जो मैंने यहां स्थिति लिखी है ए हो अथवा आ हो, प्लस से पहले, तो यहां ए हो गया, और प्लस के बाद में भी ए हो या अथवा आ हो तो यहां आ है। अब दोनों वर्ण मिलकर एक नए वर्ण का निर्माण करेंगे, वो बनेगा आ। अब इसको लिखेंगे तो क्या, शिव व हलंत रह गया, मध्य में कौन सा वर्ण आया? आ, इनकी जगह पर और लय है। इनको जोड़ेंगे वर्णों को तो पूरा शब्द बन जाएगा शिवालय है। संधि में ध्यान रखना दोनों जो पद होते हैं, दोनों जो शब्द होते हैं उनका मतलब निकलता है। अगर आपको मतलब नहीं निकला तो वो संधि विच्छेद नहीं सही नहीं होगा। जैसे इसको लिख देंगे अपने शिवा प्लस लय, तो वो सही संधि विच्छेद नहीं होगा। मतलब दोनों का मतलब हो जाए। शिव मतलब भगवान शिव, आलय मतलब उनका जो घर है, निवास स्थान है, उसके हिसाब से। उसी तरह से हम दूसरा उदाहरण देखेंगे। इसमें हम जैसे मैंने लिखा सुरा सुरह, ये लिखा। अब सुरा सुरह के मध्य में आपने देखना कौन सी मात्रा आ रही है? आ की। आ की मात्रा मतलब विच्छेद, संधि विच्छेद कहाँ होगा? यहीं पर। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? सुर
प्लस असुरः। प्लस से पहले कौन सा स्वर है? अ। प्लस के बाद में भी कौन सा स्वर है? अ। अब बताया था अ हो अथवा आ हो, अब यहाँ दोनों में अ वर्ण है, मतलब अ और अ मिलकर कौन से नए वर्ण का निर्माण करेंगे? आ का। अब स्थिति क्या रह जाएगी? सुर में र हलंत, नया वर्ण आया आ, इसमें से अ हट गया तो ये भी बचा सुर। अब इनको जोड़ेंगे तो र आ में जुड़ गया, सुरा सुरह, मतलब सुर असुर, देव और दानव, देव और राक्षस। अब ई का उदाहरण समझेंगे अपने दीर्घ संधि में ही कि ई की उदाहरण का इसकी पहचान कैसे की जाए। जैसे मैंने नेक्स्ट उदाहरण लिखा रजनीश है। शब्द के मध्य में कौन सी मात्रा दिखाई दे रही है आपको? बड़ी ई की, मतलब सेकंड, तो मतलब विच्छेद यही होगा। रजनी प्लस ईश, प्लस से पहले कौन सा स्वर आया? बड़ी ई, प्लस के बाद में भी कौन सा स्वर आया? बड़ी ई। दोनों मिलकर कौन से ई का निर्माण करेंगे? बड़ी ई का निर्माण करेंगे। छोटी ई हो या बड़ी ई हो, बड़ी ई हो या छोटी ई हो, या दोनों छोटी हो, निर्माण हमेशा बड़ी ई का ही होगा, मतलब स्वर बड़ा ही होगा। अब स्थिति क्या रहेगी? रजन, नया हलंत क्योंकि यहां से ई निकल गया, प्लस नया वर्ण क्या आया? बड़ी ई प्लस शह। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? रजनीश। ई का उदाहरण सिद्ध हो गया। एक उदाहरण एक और लेंगे, जैसे रविंद्र। अब इसमें है ई की मात्रा छोटी आएगी, रवि सूर्य, रवि प्लस इंद्र। अब यहां ई की मात्रा छोटी है, प्लस के बाद में भी ई की मात्रा छोटी। अब यहां बताया था ई की मात्रा छोटी हो या बड़ी, प्लस के बाद में भी छोटी हो या बड़ी, दोनों मिलकर बड़ी ई का निर्माण करते हैं। तो ये दोनों ई मिलकर बड़ी ई का निर्माण करेंगे। ये दोनों ई हट जाएगी, इसके स्थान पर बड़ी ई आ जाएगी। अब स्थिति क्या रह जाएगी? स्वहलंत क्योंकि इसमें से ई निकल गई, प्लस नया वर्ण कौन सा आया? बड़ी ई की मात्रा, और प्लस आधा न द्र। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? रविंद्र। ये दीर्घ संधि में ई का उदाहरण सिद्ध हुआ। इसके बाद में अपने ऊ के उदाहरण से समझेंगे। जैसे वधुत्सव, वधु का उत्सव, दुल्हन। इसका विच्छेद करेंगे वधु प्लस उत्सव। वधु में कौन सी ऊ की मात्रा है? बड़े ऊ की। उत्सव में प्लस के बाद में कौन सी ऊ की मात्रा है? छोटे ऊ की। मतलब आपको देखना है दीर्घ संधि में दोनों तरफ समान वर्ण होने चाहिए, छोटे हो या बड़े हो, समान वर्ण होंगे तभी दीर्घ संधि ये का हमें पता लगेगा कि इसमें दीर्घ संधि के उदाहरण है। अब यहाँ बड़ा ऊ है, ये छोटा ऊ है, दोनों ऊ मिलकर बड़े ऊ का निर्माण करेंगे। स्थिति क्या रह जाएगी? वध प्लस बड़ा ऊ प्लस आधा त स्व। अब इसको जोड़ेंगे तो स्थिति क्या हो जाएगी? वधुत्सव। अब अपने ये एक्सप्लेन करने के बाद में पता चल जाएगा कि मैंने जो उदाहरण लिखा था वो सही है या गलत, इसका संधि विच्छेद जो किया था, क्योंकि इस तरह से अपने को पता लग जाता है। ऊ के पश्चात अपने री के उदाहरण में जाएंगे। री के उदाहरण में देखिए पितृणम। पितृणम में देखिए री की मात्रा बड़ी, ये छोटी री की मात्रा है, ये बड़ी री की मात्रा है। अब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? पितृ
प्लस ऋणम। यहां री स्वर है, री को अलग किया, प्लस आगे भी री स्वर है, दोनों तरफ री की मात्रा छोटी है, ये दोनों मिलकर बड़ी री का निर्माण करेंगे, मतलब री स्वर बड़ा आ जाएगा और स्थिति क्या रह जाएगी, पित्त, क्योंकि इसमें से री हट गया, नया वर्ण क्या आया, बड़ी री प्लस णम। अब इसको पूरा मिला देंगे तो स्थिति क्या रह जाएगी, पितृणम। उसी तरह से मातृणम भी बनता है। इसका भी संधि विच्छेद वही होगा, मातृ प्लस ऋणम। इसमें भी री की मात्रा है, यहां पर भी री की मात्रा है, दोनों री मिलकर एक नई री का निर्माण करेंगे, बड़ी री। मतलब समझना है दीर्घ संधि में अपने को दीर्घ यानी बड़ा, कि मतलब जो भी वर्ण आएगा स्वर वो बड़ा आएगा, या तो आ या बड़ी ई या बड़ा उ या बड़ी री। इसके अलावा कोई छोटा वर्ण आए तो मतलब वो दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है। और विच्छेद, संधि विच्छेद करने के बाद हम देखेंगे कि दोनों तरफ समान वर्ण होने चाहिए, एक जैसे। छोटे बड़े हो इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन समान हो, एक जैसे हो, तभी दीर्घ संधि का पता लगेगा अपने। धन्यवाद।